महात्मा गांधी ने जब साबरमती आश्रम छोड़ा था तो भारत को आजाद करने का संकल्प लिया था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इसी तरह से जब मैंने सोचा कि एनर्जी स्वराज फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य एनर्जी में स्वराज लाना, इसलिए सौभाग्य से 15 अगस्त 2019 को साबरमती आश्रम से एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की शुरुआत हुई है। I think it is the Gyan only of climate change that has helped me to take this decision to leave IIT Bombay and go to the bigger world to spread the awareness about the climate change. A lot of places in IIT Bombay campus, there are footprints. Hello everyone, it's a matter of privilege having the solar man of India with us today. I heartily welcome Chetan Singh Solanki sir. Thank you. Chetan Singh Solanki sir is a name in the international community who talks about saving energy, who talks about how we can conserve the energy, and because the energy is finite, limited, and we are infinite. Right, sir? We are growing infinite. We are growing infinite. So, sir, for the benefit of our audience, just give brief from the journey from the place where you come from and the journey from IIT, and then this mission which you took over. What come to your mind, so that you are क्या ऐसा हुआ सर कि जिसके कारण से आपको ये मिशन लेना पड़ा? Well, thank you very much, Pankaj ji, for inviting me here. And yes, अभी मैं recently IIT बॉम्बे से रिजाइन किया है. सब लोग IIT जाना चाहते हैं, मैंने रिजाइन किया है. वेल, मेरी जर्नी में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के गोराडिया पोस्ट में नेमित गांव से आता हूं. एंड देन आई हैड अ चांस टू स्टडी इन इंदौर एंड देन मुंबई एंड देन आई वेंट टू यूरोप फॉर PhD. आई स्विच माय फील्ड इन सोलर एनर्जी बिकॉज आई वांटेड टू डेवलप सम टेक्नोलॉजी जो लोगों के काम आ सके. सो सोलर एनर्जी इज वन सच टेक्नोलॉजी विच इज बिकॉज द वर्ल्ड इज अ प्ले ऑफ एनर्जी. हमारा सबका जीवन तो एनर्जी से चलता है. अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल प्लेइंग द रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी, क्योंकि अभी 80 to 85% एनर्जी हम यूज करते हैं कार्बन से आती है. कोल, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG. और कार्बन को जब भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और उससे ग्रीन हाउस होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा. सो अभी जिस स्थिति में ह्यूमैनिटी खड़ी है, 99% लोगों को होश नहीं कि हम कितनी बुरी हालत में, रियली बैड शेप. टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी राइजिंग, फ्लड का भरोसा नहीं है, बारिश का पैटर्न चेंज हो गया है, गर्मी बढ़ गई, हीट वेव्स आने लगे हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है. ऑल दिस इज विजिबल एंड नाउ मोर और लेस एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग. सबको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, बट किसी को ये नहीं पता है कि इसको ठीक कैसे करना है. एंड जब मुझे लगा कि द वर्ल्ड डजंट इवन अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड वी आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट वर्किंग. साइंस इज ग्रोइंग, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, पॉलिसीज आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट प्रॉब्लम्स आर ग्रोइंग इवन मोर. तो जब मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ है और जो उसका सॉल्यूशन है, मुझे लगता है कि मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन किसी एक शहर में, किसी एक प्रदेश में, किसी एक देश में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैलाने की जरूरत है. एंड यू कांट डू दिस इन स्टेइंग इन वन इंस्टीट्यूशन. आफ्टर ऑल इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशन, राइट? सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू resign from IIT Bombay. I have been anyway traveling on a leave from IIT Bombay, and all over the country I have traveled, but this was the ultimate kind of trial कि अभी तो सब कुछ छोड़ देना है. तो मैं 11 साल घर छोड़ दिया है. 11 साल घर नहीं जाऊंगा, अभी IIT बॉम्बे छोड़ दिया, क्योंकि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं और किसी को तो बताना पड़ेगा. और वही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम कितनी बुरी स्थिति. मैं एक्चुअली व्हेन आई वाज अबाउट टू थिंकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा कि घर पे मेरे छोटा सा स्टूडियो है, तो मुझे पता चला कि आप यू डोंट प्रिफर टू कम एट होम एंड रादर देन डूइंग इट समवेयर आउटसाइड. तो पता चला कि आपने संकल्प लिया हुआ है ऐसा कि मैं घर नहीं जाऊंगा, समथिंग. व्हाट इज दैट अबाउट, कैन यू शेयर?
वेल जो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं ना, जी। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी, and you can't solve it just by doing your own work, living in your own comfort. If you want to solve the global problem, and if you really want to solve the global problem, करने को बहुत सारे लोग करते रहते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो करेंगे, पेड़ लगाएंगे वगैरह, but if you really want to solve it, then you have to understand the scale of the problem. And because the scale is global and time is very short, irreversible climate change will cross by 2 degree centigrade of global warming, और वो बहुत 20-25 साल की बात है. तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, टाइम कम है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो एज आई सेड, भारत में कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है, राइट जी. जब कोई भी बड़ा यज्ञ करो तो बड़ी आहुति देना पड़ती है जी. तो ये जो संकल्प लिया मैंने कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा, ताकि हर दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, होली हो, दिवाली हो, हर दिन एक ही काम के बारे में सोचना है और उसको कैसे सॉल्व करना है. एंड आज ये 6ठा साल है. आई थिंक वो जो संकल्प था वो ठीक ही था, और जो प्रोग्रेस की है हम 5 साल में अंडरस्टैंडिंग में और इम्पैक्ट में, वो अदरवाइज मुश्किल हो जाती है. इसीलिए ऐसा संकल्प लिया कि इतना बड़ा काम ऐसे थोड़ी हल होगा. आपको इस मिशन में कितने चेतन सिंह सोलंकी चाहिए? वेल, मुझे तो 8 बिलियन लोग चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम हर मनुष्य की है जी. हर व्यक्ति कंज्यूमर है, हर व्यक्ति कार्बन को उपयोग करता है, हर व्यक्ति एलपीजी जलाता है, हर व्यक्ति बिजली का उपयोग करता है. एवरीबडी इज यूजिंग पेट्रोल, डीजल, एलपीजी से, so everybody is emitting carbon dioxide. Everybody is creating a problem. So everybody has to be part of the solution. जी. Because ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसका जो रूट कॉज है वो है कार्बन एमिशन. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कोई बाउंड्री नहीं होता. तो मैं एमिट करूं, मेरे पड़ोसी करे, मेरा पड़ोसी देश करे, इट हैज नो बाउंड्रीज. सो 8 बिलियन लोग में सीधी 4 बिलियन ने कार्बन एमिशन कम कर लिया और बाकी 4 ने नहीं किया, स्टिल गोइंग टू सफर. सो देयरफॉर पूरे 8 बिलियन चाहिए, कम में काम नहीं चलेगा. तो एक तरफ तो बहुत सारी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जहां पर कार्बन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. दूसरी तरफ ये जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं देखता हूँ, जितनी भी कंपनीज हैं, सो कॉल्ड कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव ऑल दिस रूल्स रेगुलेशंस, ESG है, ये है, वो है, बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक दिस इज जस्ट अ टिक मार्क एक्टिविटी फॉर देम कि वही दिखाना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट को कि यस वी आर फुलफिलिंग. हाउ दे नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. ये जो एक अप्रोच होना चाहिए, इसमें कैसे वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकता है? वेल, बहुत सरल सी बात है. एक सच को पालन करना. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और प्रॉब्लम जो इस समय वर्ल्ड में है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो है ही, साथ में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साथ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, वायलेंस, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. ये सबके जड़ में एक ही चीज है, अलग अलग कारण नहीं है. तो डिप्रेशन का भी वही कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण, और वो कारण है ओवर कंजम्पशन. And this overconsumption is driven by carbon energy. So how do we solve that? And I keep saying, देखो, कैंसर का इलाज पैरासिटामोल से नहीं कर सकते. और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? पेड़ लगा के, प्लास्टिक बचा के, पॉलिसी बना के, टेक्नोलॉजी डेवलप करके. ये सब नहीं होने. These are all paracetamol. Until unless you are going to address the root of the problem, until unless you do chemotherapy, until unless you remove the cancerous cells from your body, you will not be able to cure cancer. Similarly, until unless you solve the root cause of the problem, you will not be able to solve the problem of global warming and climate change. And the root is overconsumption. So what you have to do? We have to follow the truth. And what is truth? भारत में सत्य किसको बोलते हैं? जो समय के साथ न बदले, वो सत्य है. तो शरीर असत्य है क्योंकि बदलता रहता है. ये बिल्डिंग असत्य है क्योंकि टूट जाएगी 50-100 साल में. पर 2 और 2 4 ये सत्य है. ये समय के साथ नहीं बदलते. वैसे एक और सत्य है कि दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी बढ़ सकता है, दुनिया में सब कुछ बढ़ सकता है, परंतु धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, मिनरल्स नहीं बढ़ सकते, मिट्टी नहीं बढ़ सकती. और ये भी सत्य है कि जो लेते हैं सब धरती से आते हैं. आपके कपड़े धरती से आए, मेरे कपड़े धरती से आए, ये जो टेबल, फर्नीचर, ये सब धरती से आया.
तो धरती का साइज बढ़ नहीं रहा है, धरती पर मिनरल्स और मिट्टी बढ़ नहीं रही है। तो मैं हर व्यक्ति से पूछता हूँ और आपके सारे दर्शकों से भी पूछता हूँ कि आपकी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ते हैं फिर? भाई सब कुछ फिक्स है, सैलरी फिक्स होती तो खर्चे फिक्स होते ना। तो धरती फिक्स है और सब कुछ धरती से लेते हो, तो धरती बढ़ नहीं, तो तुम्हारी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ रहे बताओ? तो गाड़ियों की संख्या रोड पे कैसे बढ़ती बताओ? तो बिल्डिंगें कैसे बढ़ रही बताओ? किसी को पता नहीं। सब बेहोशी में जीवन जी रहे हैं जिनको होश ही नहीं कि हो क्या रहा है दुनिया में। तो ये बात तो सत्य है कि मनुष्य प्रजाति की औकात नहीं है कि धरती पर एक एक्स्ट्रा अणु पैदा कर सके, है ना? जो फिक्स है, बिल्कुल। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सब कुछ कंजर्व्ड है। तो फिर ये ज्यादा कैसे होता है? और ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। तो फिर करते कैसे हैं? ये सारे आधुनिक मनुष्य, हम सब, ये सब चोर लोग हैं, एक नंबर के चोर। वी ऑल स्टील थिंग्स फ्रॉम आवर ओन चिल्ड्रन। जो पानी आपको और मुझे मिलता था मेरे जीवन में, बिना फिल्टर का हम लोग पी लेते थे, आज आप बच्चों को पिला सकते हैं? नहीं। जो बिना केमिकल के हमें खाना मिलता था, आप बच्चों को खाना खिला सकते हैं? इसलिए मेरा हर माँ बाप से एक ही निवेदन होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना बंद भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार है। अपने बच्चे के लिए धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करना है, अपने बच्चों को जीने लायक छोड़ के जाना है। और ये धरती जो हमने तैयार की है, इस पे तो कोई सामान्य जीवन तो जी नहीं सकता। उसको बीमारी होगी, है ना, उसको एयर पॉल्यूटेड होगा और पॉल्यूशन उसके अंदर होगा, पानी उसको बिना फिल्टर का पी नहीं सकता। तो ये जो भी हम सॉल्व करने के नाम पे करते हैं, ESG, सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो, डिकार्बोनाइजेशन, ये सब मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। इससे कोई पर्यावरण ठीक नहीं होने वाला है। एक ही तरीका है, चूंकि धरती सीमित है और धरती के संसाधन सीमित है, इसलिए जरूरतों को सीमित करना पड़ेगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे आउट। कैसे करेंगे वो? यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर अगर आप, ये दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, यू नो, कि जैसे आपने बोला जरूरतों को कम करना पड़ेगा, ये दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। क्योंकि अगर मेरे पास में एक 1 BHK है और मेरे पड़ोसी के पास में 2 BHK है, 3 BHK है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास होना चाहिए। गाड़ी अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 2 व्हीलर होना चाहिए। 2 व्हीलर है तो लगता है 4 व्हीलर होना चाहिए। 4 व्हीलर है तो लगता है कि नहीं, ये वाला मॉडल पुराना हो गया, दूसरा मॉडल होना चाहिए। अब ये एक तरफ तो ये इच्छाएं हैं, ये सारी जो डिजायर्स हैं वो सारी हैं, कंपटीशन है, और दूसरी तरफ ये नेचर है। तो क्या ये आधारभूत चेंजेस कुछ ऐसे सिस्टम में, प्रोसेस में, एजुकेशन में कहाँ से शुरुआत की जाए? और ये बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन उस मिशन की शुरुआत बेसिकली जो सीड है, जो बीज हम जो बो रहे हैं, वहां पर क्या ऐसा किया जाए, क्या आरोपित किया जाए? नहीं, सबसे, जैसे आपने पहले कहा कि अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तुम्हें हर व्यक्ति को बोलते थे मुश्किल है तो मत करो, मारे जाओगे, बस इतना ही होगा, भुगतना पड़ेगा। भाई नेचर में ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल ना हो, और ऐसा कोई फल नहीं जो बिना कर्म के मिल जाए। आपने कर्म किया है, 1 BHK की जरूरत थी, 2 लिया है, तो चुकाना तो पड़ेगा। तुम चुकाओगे, तुम्हारे बच्चे चुकाएंगे, तुम्हारे नाती पोते चुकाएंगे, पर गारंटीड चुकाओगे। आप बिना फल के यहाँ से जा नहीं सकते, ये आज लिख के ले लो। वो तो स्वर्ग में होगा ना सर, हिसाब किताब? नहीं, इधर ही होगा, धरती पे हो रहा है ना। आज कितने केसेस ऐसे हो जो अनटाइमली डेथ सुनने आए आपको, बीमारी के सुनने आए, तो हिसाब इधर ही होगा। प्रकृति में सब बराबर है, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और इंसान। आपने जो किया है, जितना जमीन को खोदा है, गारंटीड भुगतना पड़ेगा। फिर आपने कहा अच्छा शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत भाई जिसने खराब किया वो ठीक करेगा। तो किसने खराब किया? मैं लोगों से पूछता, बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया, हवा किसने खराब की, पानी किसने खराब किया, मिट्टी किसने खराब किया? पता है सब लोग क्या बोलते हैं? जितने पढ़े लिखे होशियार लोग, पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर वो मनुष्यों ने किया, मैंने थोड़ी किया है। तो फिर उनको एहसास दिलाना पड़ता है, भाई साहब आप भी मनुष्य हो। तो फिर किसने किया? तो थोड़ा सुधर के बोलते हैं हमने किया। मैं बोलता हूँ गलत, हमने नहीं किया, मैंने किया है। क्योंकि खाना मैं खाता हूँ, कपड़े मैं पहनता हूँ, ट्रेवल मैं करता हूँ, AC के आनंद मैं लेता हूँ, आइसक्रीम मैं खाता हूँ। हर व्यक्ति
क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। हर व्यक्ति हवा पानी मिट्टी खराब होने का जिम्मेदार है। हर व्यक्ति क्लाइमेट को इस प्रॉब्लम की हिस्सेदारी और हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सेदार बनना पड़ेगा और करना कुछ नहीं है। इस समय मनुष्य प्रजाति 1.8 धरती के बराबर संसाधन का उपयोग कर रही है। वो धरती तो एक है, तो क्या सॉल्यूशन है? कम कर लो। भाई 1.8 को 1 पे आधा कर लो। अच्छा, आधा करने के लिए, जरूरतों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए? नहीं। पॉलिसी चाहिए? नहीं। इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन तो बहुत सरल है। इनएक्शन इज द एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन। आपको कुछ करना नहीं, वही सॉल्यूशन है। और दुर्भाग्य है पंकज जी के अधिकतर लोग, जितने बड़े विद्वान और यूनाइटेड नेशंस और बड़े, ये सब लोग कुछ करने में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, पर सॉल्यूशन कहाँ है? कुछ ना करने में। इसलिए दुनिया में सब पेड़ लग रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, सोलर लग रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लग रही, प्रॉब्लम ठीक हो रही है कि वो बिगड़ रही है? क्योंकि कुछ करना। आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट, आप जानते होंगे। आइंस्टाइन ने कहा था, द वेरी सेम कॉन्शियसनेस that has created the problem cannot be used to solve the same problem। जिस सोच और बुद्धि ने जिस समस्या को खड़ा किया है, उसी से आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते। तो किस सोच ने खड़ा किया है? ये हमारी इच्छा है कि और तेज चलना चाहिए, और कंफर्ट होना चाहिए, और बड़ा घर होना चाहिए, और ज्यादा एयर कंडीशनर, 5 मिनट में सामान आना चाहिए। और हम उसको सॉल्व कैसे करना चाहते हैं? और ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाओ, और सोलर लगाओ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लगाओ। ऐसे होने वाला नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है। मैंने किताब लिखी, अभी पेंगुइन ने पब्लिश करी है, क्लाइमेट चेंज 2100, और उसका सबटाइटल सर्वाइव और थ्राइव। तो ये सर्वाइवल का प्रश्न है, ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के ये प्रश्न ही पुराने हो गए। अभी उसको हम अभी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य प्रजाति बचेगी या नहीं बचेगी, उसका प्रश्न है। और कोई बोलता है कि नहीं सर ये बहुत कठिन है, कम कैसे करें? तो मैं बोलता हूँ मारे जाओगे। यदि आपको वो पसंद है तो वो कर लो, मत करो, सिंपल है। बट ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं, और ऐसा कोई फल नहीं जिसको बिना कर्म के मिल जाए। भुगतना तो पड़ेगा। कुछ करना नहीं है, आपको वही करना है, मतलब दैट्स इट। और भारतीय दर्शन में हम बोलते हैं ना कि जीवन का सबसे गहरा आनंद, भाई इंसान को चाहिए कि इंसान बना क्यों है? प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। तो सबसे गहरा आनंद हमें कब मिलता है? जब हम गहरे ध्यान में होते हैं। और गहरे ध्यान में हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता। तो जिसने कुछ नहीं करना सीख लिया, उसी के मजे में। बाकी तो भिखारी जैसे फिरता ही रहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसको भिखारी बनी तो बोलेंगे ना ये भाई 2 फ्लेट है फिर भी तीसरा चाहिए। तो भिखारी की टेंडेंसी यही होती है ना। हाँ, वो बोलते हैं ध्यान में कि जब आप शून्य वाली स्टेट में होते हैं तो आप सबसे ज्यादा अच्छा फील करते हैं, व्हेन देयर इज अ नो थॉट इन द माइंड। दूसरी चीज है, अभी मैं पिछली बार, अभी आई थिंक लास्ट वीक आई वाज टॉकिंग टू समवन, मैं बोल रहा था कि एक जमाना हुआ करता था जब जो औसत आयु हुआ करती थी मनुष्य की, वो 100 ईयर्स से ज्यादा होती थी। वो घटते घटते अभी हम 60-65 के आसपास हो गए। और ऐसा कहा जाता है, पता नहीं ये कितना सत्य है, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का अंत होते होते जो मनुष्य की उम्र है वो 13-14 साल ही रह जाएगी, मतलब कुल मिला करके। नाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी आर सीइंग दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो अब ये जो आपने जो जितना भी चीजें बताई हैं, और प्रोबेबली जो मिशन पे आप हैं, ये उनके लिए बार बार संकेत दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई दिस इज समथिंग यू नो व्हिच इज गोइंग टू हैपन, और आपको जगना है। और मतलब ये एहसास, ये समझना सबके लिए आसान है। क्योंकि प्रकृति में क्या होता है, हर जीव जंतु जब उसकी अगली प्रजाति, उसकी अगली पीढ़ी होती है, तो पहले पीढ़ी से मजबूत होती है। उदाहरण के लिए आपने खेत में दवाई छिड़ी या मच्छर को आपने वो ऑल आउट लगा दिया, जो भी, तो फिर कुछ मच्छर जो बच जाएंगे वो उसके पहले वाले से ज्यादा तगड़ा, वो उसी दवाई से नहीं मरने वाला। इसका मतलब नेक्स्ट पीढ़ी पहली पीढ़ी से मजबूत हो गई। सिर्फ मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसकी नेक्स्ट पीढ़ी पहले पीढ़ी से कमजोर होती जा रही है। तो ये जो आप बोल रहे कलयुग आएगा, वैसा तो हो रहा है ना, ऐसा तो हो रहा है, दिख रहा है। भाई मैं उतना काम नहीं कर सकता जितने मेरे पिताजी कर सकते थे, और मेरे बच्चे तो और भी नहीं कर सकते। तो ये तो निशानी किस चीज की है? भाई आदमी कमजोर होता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होता जा रहा है, और समस्याएं प्रबल होती जा रही है ना, और नई नई बीमारी आती जा रही है। तो ये जो आपने कहा कलयुग में ऐसा होगा, वो तो हो रहा है। यदि किसी को समझना हो तो 5 मिनट शांति से बैठ जाए, उसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आपको मिलकर के बड़ा डिफरेंट सा फीलिंग आ रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
महात्मा गांधी एक अभियान पे निकलते थे ना इस समय लेकर के, और ये जो मिशन आप लेकर के चल रहे हैं और जो आपका ये जो अटायर है उसको देख करके तो बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है कि बिकॉज आई एम मीटिंग समवन हु इज ऑन द मिशन। और ये मेरी फीलिंग्स है, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। एक सामान्य व्यक्ति सर कैसे कर सकता है? एक गृहिणी है, एक महिला है घर में काम करने वाली, जिसके पास में सुबह से लेकर के शाम तक वो काम करती है, और वो चूंकि एक लेडी जो महिला जो होती है परिवार को पूरा इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हस्बैंड जो करते हैं उसके ऊपर उनका भी एक बैकग्राउंड होता है। एक छोटे परिवार के लिए सर कैसे वो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, आवश्यकताओं को कंट्रोल करके नियमित करके एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं सर? वेल, अभी जब हम जीवन को समझेंगे कि जीवन क्या है तो हमको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ से तो खुशहाली बढ़ती नहीं है। मैं लोगों से पूछता रहता हूँ जीडीपी बढ़ाना चाहिए, हाँ क्यों बढ़ाना चाहिए भाई? बोले सर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। मैंने कहा अच्छा, 20-30 सालों में जीडीपी तो भारत की बढ़ी रही है, 3, 4, 5, 6 पर 9% तक बढ़ी। तो मैंने कहा ये बताओ, जब देश का जीडीपी 5% बढ़ता है तो प्रॉस्पेरिटी 5% बढ़ी, तो लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट 5% बढ़ना चाहिए। बढ़ रही क्या? नहीं। अच्छा, कम हो रही है। तो ये जो मेन हमारा उद्देश्य है, अच्छा जीवन जीना, खुशहाल जीवन, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो जिस भागदौड़ में हम इस समय लगे हुए हैं वो तो बहुत ही निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं, वो तो हमारा ही तकलीफ को बढ़ाने वाला है। तो आपने सही कहा कि जो माताएं बहनें हैं, ये इनकी कैरेक्टर में नर्चर करना होता है, प्रोटेक्शन होता है। और मैं पिछले 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ, मैंने 1700-1800 भाषण दिए। मैं जब भी पूछता हूँ बताओ पर्यावरण को ठीक करना है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो लड़कियां होती उनका जवाब भारी होता है हमेशा। और मुझे लगता है कि माताएं बहनें ही वो ठीक कर सकती है, और सीधा सा करना है भी, जितनी चादर होती उतने पैर फैलाना चाहिए। तो हमारी सैलरी में तो हमें ये बात समझ में आती कि भाई सैलरी इतनी है तो उतना खर्चा करेंगे, इनकम इतनी तो उतना खर्चा करेंगे। धरती की चादर भी तो सीमित है ना, जो धरती बढ़ थोड़ी रही है। तो जैसे सैलरी फिक्स होती वैसे खर्चे फिक्स होते हैं, वैसे ही धरती फिक्स है तो हमारी जरूरतें फिक्स होना चाहिए। और ये लगाम लगाने का काम माताएं बहनें ही कर सकती हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाए कि उनके जो बच्चे पैदा किए हुए हैं बेचारे बुरी हालत में जिएंगे, बहुत बुरी हालत में जिएंगे। क्योंकि अब देखो लॉस एंजलिस में आग लगी, कोई बुझा पाया? 10,000 बिल्डिंग जल गई। पंजाब में बाढ़ आई, 30-40% कोई उसको ठीक कर पाया? कोई नहीं। जब प्रकृति की मार पड़ेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर माँ बाप किसके लिए करता है ये सब? अपने बच्चों के लिए तो करता है। और बच्चा जी ही नहीं पाएगा, वो गर्मी के लथड़े में मारे जाएगा, वो बेमौसम बरसात होगी, वो बीमारियां फैलेगी, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। तो बच्चे के जीने के लिए तो हम सब करते हैं, तो बच्चे को बेचारे को जीने लायक छोड़ो। और आपको करना कुछ नहीं है ना, फिजूल खर्ची नहीं करना, उतना ही। तो मेरे घर में जब हमने ये सोचना चालू किया, देखना चालू किया, तो जो जिसकी जरूरत नहीं सब हटाना चालू कर दिया। 8-9 साल से हमारे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, ठंडे पानी से नहाता हूँ, माइक्रोवेव नहीं है, एसी कभी लगाया नहीं, मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ, साबुन का उपयोग नहीं करता। बहुत सारी चीजें हमने बंद कर दी, और ये बंद करने से दुखी भी नहीं हुआ, खास बात तो ये। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं शादी हुए 25 साल हो गए, पत्नी ने अभी तक तलाक भी नहीं दिया। कहने का मतलब है कि ये सब छोड़ने से तुम्हें कोई छोड़ देगा ऐसा कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जीवन में, क्योंकि जीवन इससे तो चलता ही नहीं है। जीवन जीने के लिए तो हमें शुद्ध हवा चाहिए, श्वास चाहिए। 2 मिनट श्वास नहीं लोगे तो मर जाओगे, 10-12 दिन पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, 12-15 दिन खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। जिसके बिना जी नहीं सकते वो दुर्गति पर है, और एआई और कंप्यूटर और ये जिसके बिना जीवन चल सके वो सब प्रगति पर है। तो इसलिए मैंने कहा था मनुष्य प्रजाति से मूर्ख जानवर धरती पर आज तक नहीं आया, उसी पानी को खराब करता है जो खुद पीना है। तो हम 1 मिनट सोचें कि भाई जो साबुन से मैं नहा रहा हूँ पानी कहाँ जा रहा है? ग्राउंड में जाएगा, नदी में जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो कुल मिला के साबुन तो मिल गई ना, गायब थोड़ी हो गई। जो मैंने कोयला जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा। ये जो मैंने कचरा फेंका प्लास्टिक कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। और जाएगा तो लौट के कहाँ? तुम्हारे पास आने वाला है ना। भाई जो मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो जो जल बाहर है वो तुम्हारे अंदर है, जो हवा बाहर है वो तुम्हारे अंदर है। यदि बाहर की हवा प्रदूषित है, इसका मतलब तुम्हारा शरीर भी प्रदूषित ही है।
किसी माँ बाप ने, किसी टीचर ने, किसी पॉलिटिशियन ने बताया नहीं कि भाई साहब तुम प्रदूषित हो चुके हो क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट प्रदूषित है। तो प्रदूषित शरीर लेके तुम कहाँ मजे कर पाओगे, कहाँ आनंद से जी पाओगे? तो कर लो, तुम 2-2 4-4 बंगले कर लो, 4 गाड़ियां इकट्ठी कर लो, जाना तो अस्पताल ही पड़ेगा और दवाई खा के ही जियोगे, इसकी मेरी गारंटी है। आपसे बात करके ऐसा महसूस हो रहा है कि जो परिभाषाएं जो आधुनिकता की दी गई हैं, जो मॉडर्नाइजेशन जिसको कहा गया है, उसकी परिभाषा आधारभूत चेंज होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट लोगों का ये है कि ये जितने संसाधन हम ले लें वो उतना ज्यादा हम आधुनिक हो गए, जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी यूज कर लें उतने ज्यादा हम आधुनिक हो गए, जितना ज्यादा हमारे पास में एआई टूल्स और एआई से रिलेटेड चीजें हैं उतने ज्यादा हम वो हो गए। तो ये तो एक बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक्स चेंज करने की आवश्यकता है। समाज क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड में जीने लगा है, दोगला हो गया है और कंफर्टेबली दोगला हो गया है। मैंने एक स्कूल में पूछा बच्चों से, मेरे लेक्चर के बाद मैंने कि बच्चों बताओ कि 2 व्यक्ति हैं, इसमें से पर्यावरण की दृष्टि से कौन अच्छा व्यक्ति है? एक व्यक्ति है जो छोटी गाड़ी से ऑफिस जाता है और एक व्यक्ति है जो बड़ी गाड़ी से ऑफिस जाता है। तो बताओ दोनों में से कौन अच्छा व्यक्ति? सबने क्या कहा होगा? छोटी गाड़ी वाला। भाई वो कम पेट्रोल तो वही लगा। फिर मैंने कहा अच्छा बताओ समाज किसको अच्छा मानता है? तो सबने बोला बड़ी गाड़ी वाला। हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन। ये कितना विरोधाभास है कि वो व्यक्ति जो बड़ी गाड़ी का उपयोग करता है हम उसको अच्छा मानते हैं, जबकि जो बड़ी गाड़ी का उपयोग करता है, जो बड़े घर का उपयोग करता है, जो घर में 4-4 एसी लगा के रखा है, वो समाज के लिए खतरनाक आदमी है। क्योंकि उसके जो लग्जरी है उसके कारण जो प्रदूषण होगा, हवा, पानी, मिट्टी, उसका भुगतान कौन करेगा? आपके और मेरे बच्चे करेंगे। तो उस व्यक्ति को मैं अच्छा कैसे मान सकता हूँ? सही बात है। इसलिए मेरी 2 बेटियां, हमने नियम बना के रखा है कि मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ। मेरे बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में उसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएगा। क्या बात है। फिर अभी हमने दूसरा नियम जोड़ा है कि जो 1200 सीसी से छोटी गाड़ी से आएगा उसी को बुलाएंगे, उससे बड़े वाले को नहीं बुलाएंगे। जिस दिन ये बुद्धि हमारी फिर जाएगी, हमारा जो स्क्रू थोड़ा ढीला हो, जिस दिन ठीक हो जाएगी, नहीं वो व्यक्ति अच्छा है जो पर्यावरण को बचाता है, क्योंकि वही मेरे बच्चों को काम का है। वो व्यक्ति जो पर्यावरण को खराब करता है उसको मैं कभी भी अच्छा नहीं मान सकता, उसको मैं दूर रहूंगा। जिस दिन हमारा ये विचार ऐसे बदलेगा परिवर्तन ऐसे आएगा। ये परिवर्तन नियम, कानून और टेक्नोलॉजी और सोलर वोलर लगाने से नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं अगर हम इन सब चीजों को रोक देंगे तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे? हमारा देश बाकी देशों के कंपैरेटिवली, बाकी लोग तो बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो प्रोग्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के को लेकर के हैं। तो गवर्नमेंट और बाकी के जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम लोग तो बेसिकली वी आर अ पायनियर इन टर्म्स ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री इन टेक्नोलॉजी। तो ये हम पिछड़ नहीं जाएंगे सर? हमारा जो नहीं, यदि तुम्हें, जैसे यूरोप में मैं रहा हूँ 5 साल, मैंने पीएचडी की है और कई देशों में ट्रेवल किया है। वहां पे एक आदमी का एक लाइफ में 2 से 3 डाइवोर्स होता है, तलाक होता है। यदि तुम्हें भी वैसा चाहिए तो उसी रास्ते पे जाओ। अमेरिका में तुमने कितनी बार सुना होगा कि वो हर कोई आदमी बंदूक उठा के गोली चलाना चालू कर देता है, कितना होता है? बहुत। यदि तुमको वैसा समाज चाहिए तो तुम भी वैसा करो, तुमको उससे बेटर चाहिए तो वैसा मत करो। भाई प्रगति मतलब ये जो जिस कुर्सी पर हम बैठे इसके 4 पैर हैं ना, एक पैर है तो चारों पैर बराबर हो, यदि चारों छोटे हो जाएं, चारों बड़े तो बैलेंस में रहेगी कुर्सी। आप आर्थिक प्रगति करना चाहते हो पर आध्यात्मिक प्रगति नहीं चाहते हो, नैतिक प्रगति नहीं चाहते हो, ये नहीं, तो एक पैर को ऊंचा करोगे और बाकी 3 छोटे रहेंगे तो कुर्सी गिरेगी ना। और यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है समाज में। तो आप यदि प्रगति करके ठीक वैसी स्थिति लाना चाहते हो कि भाई भाई नहीं है और सब लड़ाई कर रहे हैं, और मैं जब पीएचडी कर रहा था मैं शॉक रह गया कि एक मेरी जो कलीग थी, बोले माँ से मिलना है पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं। क्या बात कर दी, माँ से मिलना अपॉइंटमेंट? हाँ वो अभी बिजी है, मेरे को जब अपॉइंटमेंट तक मिलना है। आप ऐसा समाज चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, वैसे ही करो, पर मैं तो नहीं चाहता। मैं तो भारत इतनी उच्च विचारों वाला देश है जहां पर हम पर्वत की पूजा करते हैं, नदी की करते हैं, पेड़ की करते हैं, जाकि दशहरे के दिन जो निर्जीव वस्तु उनकी भी पूजा करते हैं। इतनी उच्च जिसकी सोच हो वो क्यों वैसे जैसे पागलों जैसे उनको पालन करेगा और वैसे तलाक देगा, और ये क्यों करेगा? ये तो हमारी नासमझी है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं। पर मेरे ख्याल से भारत जैसे उन्नत, जो हर क्षेत्र में उन्नत जी,
वो सबसे असली बैलेंस लाइफ होगी। हम्म, एक तरफा जीवन को बढ़ा लेने से तो बैलेंस नहीं होता। हम्म। आपका ये जो सर मिशन है, ये जो इनफाइनाइट जो मिशन है कि चीजें वी आर इनफाइनाइट बट नेचर हाँ, इज हमारा मिशन का नाम है फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, Finite सीमित Earth धरती Movement, अभियान। जी। तो हम बोलते हैं सीमित धरती है तो जरूरतें सीमित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी और मेरी कमाई बढ़ सकती है, हम्म, आपकी और मेरी खरीदने की ताकत बढ़ सकती है, पर धरती के सप्लाई करने की ताकत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि धरती सीमित। इसलिए मैं अपने शर्ट पे भी लिखा हाँ, रखा है, हाँ, हाँ, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ, नेचर नहीं कर सकता। नेचर नहीं कर सकता। भाई मेरे पास पैसे हो सकते हैं, मैं मेरे पास बुद्धि है, मैं 100 जोड़ी कपड़े खरीद सकता हूँ, हाँ। पर नेचर 100 जोड़ी कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि नेचर में सब कुछ सीमित है। किसी भी देश को या इस बड़े अभियान को अगर सक्सेसफुल बनाना है, और सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनाना है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल इसलिए बनाना है कि शायद आप जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए कम कर रहे हैं और दुनिया के लिए ज्यादा कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई है आपके दिमाग में, बिल्कुल एकदम सटीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। तो भारत के युवा जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो IIT IIM, जैसे हम लोग IIM के कैंपस में बैठे हुए हैं, तो उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए सर हमको क्या वास्तव में करना चाहिए। तो ये जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो साथ साथ में ये कर रहे हैं, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स विच वो आपको लगता है कि ये 4-5 चीज अगर करेंगे तो वहां पर कुछ उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो सबसे सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, मैं हर माँ बाप को बोलता हूँ और हर युवा को बोलता हूँ कि ये जो बड़े लोग हैं, मतलब आपकी और हमारी उम्र के जो लोग हैं, जी। ये कुछ नहीं करने वाले। और मैं हर जगह लोग इतने भाषण में लोगों से पूछता हूँ कि बताओ क्लाइमेट को ठीक करना है, तो युवा हमेशा हाथ उठा देता है, बड़े लोग नहीं। मैं सोचता रहता था बड़े लोग क्यों नहीं उठाते हाथ, तो फिर एक दिन दिमाग की बत्ती चली, समझ में आया कि जो 50-60 साल की उम्र वाले लोग हैं, इनको पता है कि 20-30 साल में इनको जाना है धरती से, इनको फर्क नहीं पड़ता। पर यह सच है कि जैसे समय बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि आज जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, आज जो कॉलेज में, उसको 50-60 साल जीना है, और जो ज्यादा जिएगा वो ज्यादा भुगतेगा। तो युवाओं को इतना ही समझ लेना चाहिए कि ये तुम्हें भुगतना है जो हो रहा है, तुम्हारे माँ बाप को नहीं भुगतना है। तुम्हें तो माँ बाप से उल्टे प्रश्न का, मैं हर माँ बाप को बोलता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को मेरे साथ 1 घंटा छोड़ दो, तुम्हें घर से न निकाल दे तो मेरा नाम चेतन। जिस दिन, क्योंकि 30-40 साल पहले गंगा जी तो पवित्र थी ना, तो हवा भी ठीक थी, तो ये प्रदूषण किसने किया है? फिर उस व्यक्ति ने किया जिसने 30-40 साल में धरती पे जीवन जिया है। किसने जिया है? तो बच्चों के माँ बाप ने जी। जिस दिन बच्चों को समझ पड़ गई कि यार ये मेरे ही माँ बाप है जिसने गड़बड़ की है, कोई और पड़ोसी नहीं है, तो वो कठिन प्रश्न पूछेगा कि आप बिना केमिकल का खाना खाते थे, मुझे क्यों नहीं मिलता? आप शुद्ध हवा को सांस लेते थे, मुझे क्यों नहीं मिलता? जिस दिन बच्चा ये प्रश्न करने लगे, माँ बाप की हालत खराब हो जाएगी, उसे जवाब तो है नहीं दे सकते। तो फिर भी युवाओं से यही है कि आपको ये समझना है कि आपको ही भुगतना है, और क्या करना है। जो हम जीवन जीते हैं उसका उद्देश्य खुश होना होता है, प्रेम में जीना, आनंद में जीना होता है। उसका उद्देश्य इकट्ठा करना नहीं होता। तो इकट्ठा करने में मत पड़ो, शरीर को स्वस्थ रखो, विचारों को तंदुरुस्त रखो, और सीमित धरती है तो जरूरतों को सीमित करो। जब जरूरतें सीमित होगी तो ज्यादा कमाने का टेंशन नहीं होगा, ज्यादा बड़ा पैकेज की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही ज्यादा बड़ा पैकेज होगा उसको फिर संभालो, उतना खर्चा करो, उसके कारण उतना कार्बन एमिशन करो, उसको भुगतो तुम, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत पावरफुल है। सीमित धरती, इसलिए जरूरतें सीमित होना चाहिए। किसकी? हर चीज की, कपड़े की, पानी की, ट्रेवल की, घर की, गाड़ी की, सबकी होना चाहिए। ये छोटा छोटा होते जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कर लिया है। तो जब अगली बार घर बनाए तो 10% छोटा बना सकते हैं क्या? ट्रेवल करने जाएं तो कम ट्रेवल में काम चला सकते हैं क्या? गर्मी की छुट्टी अवॉइड कर सकते हैं क्या? कपड़े खरीदने जाएं तो 1 पे 2 फ्री मिल रहे तो नहीं लेके आना, भाई जितना जरूरत हो उतना ही लेके आना है। ये इतना बड़ा फ्रिज नहीं रखना, वो फ्रिज को कमरा नहीं बनाना है, छोटा सा ही रखना है, वेस्ट नहीं करना है। तो हर चीज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंजम्पशन से कार्बन एमिशन होता है। तो चाहे आप व्हाट्सएप भेज रहे हो, पेपर का नेपकिन यूज कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घर बना रहे हो, जो कर रहे हो, आपको जरूरतों को सीमित करना ही पड़ेगा। इसका कोई तोड़ भी नहीं हो सकता। आप चांद पे चले आओ, मार्स पे चले आओ, ये कर लो वो कर लो, आप इस सत्य को तो तोड़ नहीं सकते। सीमित धरती पर जरूरतों को सीमित ही करना पड़ेगा। आपको मेरी बात पसंद हो या ना पसंद? बहुत अच्छा लगता है आपके जो छोटे छोटे जो आप टीजर्स डालते हैं, जो
लिंक्डइन पे या यूट्यूब के माध्यम से। जैसे आपने बीच में वो सॉक्स वाला डाला था, तो वो थोड़ा वायरल भी हुआ, लेकिन उससे एक डायरेक्ट मैसेज इज डायरेक्टली हिटिंग द माइंड ऑफ समवन। सोशल मीडिया का कितना रोल है सर इसमें, और आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इसमें योगदान देना चाहिए? दुर्भाग्य यह है कि 99.9% लोग तो विषय को समझते नहीं, इसलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो एनवायरमेंटल के जानकार हैं, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहलाते हैं, वो सब क्या सलाह देते हैं? पेड़ लगाओ, प्लास्टिक बचाओ, सोलर लगाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल करो। पर ये जो बड़ा सत्य, इसको तो भूल ही जाते हैं, सीमितता को तो भूल जाते हैं। तो सोशल मीडिया, अच्छा दूसरा ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि वो 30 सेकंड में ही देखता है। तो जो इतना फास्ट देखता है वो उसको हजम नहीं कर सकता, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो सोशल मीडिया का प्रॉब्लम रेज करने में महत्व है, पर वो उसको फैशन में लाना, उसको जीवन में उतारना, उसके लिए तो आपको आमने सामने बैठ के कम्युनिटी में रह के कम्युनिटी के लेवल के नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं कई बार करता हूँ, बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूँ, जो प्रेस के कपड़े पहनता है उसको बोलता हूँ भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को मत छूना, तुम कार्बन उत्सर्जन करके आए हो, तुम पाप करके आए हो, तो मेरे को छूओगे तो मेरे को लग जाएगा। तो जिस दिन हम ये इस तरह का बदलाव लेके आए, वो कम्युनिटी में रह के ही हो सकता है, वो जीना पड़ेगा उस बदलाव को, तब जाके होगा। वरना सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला हो जाता है, वायरल हो जाता है, पर उससे जीवन में अपना लिए ऐसे फर्क नहीं पड़ता। तो सोशल मीडिया का अपना महत्व है, पर जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो पहले तो ये सीमाओं को समझे, उस सीमा के अंदर जो करते हैं वो फिर करने लायक है, वरना बाकी सोलर भी काम का नहीं है। तो आई थिंक इसको बोलते हैं ना कि बेस्ट वे ऑफ टीचिंग इज प्रीचिंग, यू नो। तो जिस तरीके से आपका जो जीवन जीने का जो तरीका है, अंदाज है, ये बहुत सारे मैसेजेस बिना बोले देता है लोगों को, है ना। तो अगर आपने समझा है, तो समझने के बाद में दूसरी स्टेप होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो आप अपने जीवन में किस तरीके से ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आ सकते हैं और उसको कॉन्शियसली समझ सकते हैं। जैसे मुझे जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें महसूस हो रही हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी मुझे कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और यदि मेरे जो जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये चीज महसूस हो रही होगी। सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, नॉट गोइंग बियॉन्ड द टिक मार्क, जैसे आपने बताया कि जो नेट जीरो है और जो सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, उसको सर एक कंप्लायंस ना मान करके रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन कम इन फ्रंट सर? पर मुझे लगता है कि दो एजेंसीज, एक तो गवर्नमेंट और एक कारपोरेट, इनसे तो पर्यावरण कभी ठीक नहीं होने वाला, और वो टिक मार्क ही रहने वाला है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट का धर्म होता है चुनाव जीतना। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए आती, दुनिया भर की गवर्नमेंट ऐसे ही आती, तो वो तो अपना धर्म निभाएगी। और सही बात भी है कि भाई चुनाव नहीं जीतेंगे तो मतलब क्या अस्तित्व का। ठीक है, उसी तरह से कारपोरेट का धर्म होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो सर्वाइव नहीं करेगी, और वो ठीक बात है, वो तो उसका अस्तित्व बचा के रखेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि वो जो कर रहे हैं ठीक है, उनकी सीमाओं में, उनकी बाध्यताओं में ठीक है, परंतु कारपोरेट का सीईओ और एक देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई नेता, वो इंडिविजुअल लेवल पे उसका अपना अलग धर्म है। व्यक्तिगत रूप में मेरा धर्म है, आपका धर्म है कि हम अच्छे से जिए, स्वस्थ जीवन हो, है ना, सुंदर जीवन हो, दूसरों को परेशान ना करे। तो मेरे ख्याल से हम सब अपना एक धर्म निभाएंगे। हम जब समझने लगेंगे कि जब मैं साबुन का पानी फेंक रहा हूँ नहा के या कपड़े धो के, कहीं ना कहीं तो जाएगा, गायब तो नहीं होने वाला, तो किसी न किसी को तो तकलीफ देगा, और वो कोई ना कोई हो सकता है तुम्हारा खुद का बेटा या नाती पोती हो। जिस दिन ये सोच डेवलप हो गई, उस दिन हम सच में, तो मैं बोलता हूँ CSR नहीं चाहिए, हमें ISR चाहिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं गाड़ी चला रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े खरीदे, मतलब मैंने कपड़े बनाने के पीछे जो केमिकल डाले हैं, पेस्टिसाइड डाला है, जो बिजली चली है, पानी गया है, वो नुकसान हुआ ना, या आपने धरती को खराब किया, तब जाके आपके पास कपड़े आए। तो आपकी इंडिविजुअल की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जो करता हूं उसका असर दुनिया पे होता है, मैंने जो कार्बन उत्सर्जन छोड़ा उसका असर दुनिया पे होगा। जब मैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा तो फिर हमें CSR ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कहा ना, हर व्यक्ति जिम्मेदार है, हर व्यक्ति हिस्सेदार है, हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा
जी। और इंडिविजुअल लेवल पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगी। यही मात्र तरीका, वरना आप जीवन भर नियम बनाते रहो, टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहो, चांद पे चले जाते रहो, आपके सामने प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी और आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। एनी फाइनल मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर थ्रू दिस पॉडकास्ट? सिंपल है, क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, और इसको किसी और ने नहीं किया, आपने और मैंने किया है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो उपभोग करती है उसके कारण होता है। तो हम जो भी सुबह से ब्रश करने से लेके व्हाट्सएप मैसेज, बिजली, पानी, जो भी करते हैं, सोच समझ के करिए, अनमोल ये मान के करिए, क्योंकि धरती सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, इसलिए जरूरतों को सीमित करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो आप नहीं तो आपके बच्चे और आपके नाती पोते गारंटीड भुगतने वाले हैं। तो ये सत्य को पालन करते हैं। धरती सीमित, जैसे सैलरी सीमित होती है तो जरूरतें सीमित होना चाहिए। धरती सीमित है तो जरूरतों को भी सीमित करना चाहिए। तो आप हमारे मूवमेंट में जुड़े, फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। और इसलिए क्योंकि मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, आप बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन सकते हो, आप करोड़पति हो सकते हो, आपकी कमाने की क्षमता बढ़ सकती है, धरती के सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ती। आप ज्यादा करते हो तो पानी खराब करके, हवा मिट्टी खराब करके, ग्लोबल वार्मिंग करके ही ज्यादा कंज्यूम करते हो। जिस दिन आप इतनी बात समझ जाओगे, अपने बेचारे नाती पोती पे तो दया करोगे ना, उतना ही कर लो बस। बच्चों को जीने लायक छोड़ दो, तुम भी अच्छे से रहो, उनको भी अच्छे से रहने दो, यही काम करना है बस। एक छोटा सा एक क्वेश्चन आ रहा है सर जी। दिल्ली के बहुत बुरे हाल है सर, मतलब भारत की राजधानी, और जिस तरीके से वहाँ वो जो स्मॉग स्पेशली अभी देखते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर, मित्र हैं दिल्ली में, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि यार ये अब रहने लायक बची नहीं है, हमारा मन करता है कि हम लोग भी बेंगलोर आ जाएं। मैंने बोला अब दिल्ली से आप बेंगलोर आ जाओगे, बेंगलोर की हालत ये होगी कि बेंगलोर से फिर अब। इसलिए देखो, एक तो मैं मजाक में बोलता हूँ हमेशा कि जिन लोगों ने पुराने जन्म में पाप किए होंगे वही दिल्ली में रहता है। देखो दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे सर। अभी भुगत तो रहे ना। मैं ऐसा, देखो ये दिल्ली की जो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये विजिबल प्रॉब्लम है, पर ये समस्या नहीं है, असली है इनविजिबल। ये जो जैसे कोविड के समय सब बंद किया तो सब आसमान साफ हो गया, तो अब बंद कर दो फिर साफ हो जाएगा। तो वो समस्या थोड़ी, समस्या वो है जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जा चुका है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन, वो समस्या है। इंसान की प्रवृत्ति है, उसको जो दिखता है उस पर ध्यान जाता है। तो दिल्ली का दिखता है तो उसको प्रॉब्लम मानता ही नहीं, वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल है। पर असली प्रॉब्लम है जो कार्बन जला जला के हमने कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ दिया है, जिसके कारण मौसम का चक्र बदल गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पानी का सप्लाई गड़बड़ होगा, खाने का, वो समस्या है। क्लाइमेट चेंज समस्या है। ये पॉल्यूशन तो बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है, यदि जब मन होगा उस दिन कर लेंगे। यदि मन हुआ तो 100 किलोमीटर दिल्ली के आसपास सब बंद कर दो, देखो ठीक हो जाएगा। 5-7 दिन 10 दिन लगेंगे, वो तो ठीक, वो करने लायक है। क्लाइमेट चेंज सॉल्व करने लायक नहीं है, इमीडिएटली हो भी नहीं सकता। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली वाले मेरा बात का बुरा न माने, हम सब उसी नाव में हैं, हमने भी सब खराब किया। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जिएंगे। आज ही मेरे परसों एक आर्टिकल लिखा था कि जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड जीता है, हम जिएंगे तो हमें 8 धरतियां चाहिए होगी, हमारे पास एक ही धरती। तो अब जहां भी रहो, जैसे भी रहो, सीमितता में रहो, सत्य के साथ रहो, तब जाके जीवन खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। उसके बिना तो भुगत नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और ये इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि ये विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बारे में बात वस्तुतः नहीं की जाती है, लोग बहुत कम बात करते हैं। लेकिन ये परिवर्तन आएगा तब जब हम हर एक इंडिविजुअल, हर एक, जितने भी आप लोग जो सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेंगे और ऐसा जो अभियान है जो वास्तव में न केवल हमारे लिए, भारत का पर्यावरण अच्छा होगा तो बाकी के जो राष्ट्र हैं उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट होगा। तो एक ग्लोबल आप जो एक एनवायरनमेंट है उसकी सोच रखें, वो इसको आगे बढ़ाएं। और सर का जो अभियान है, सर आपका जो अभियान है, वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस, उस पर जुड़ें। तो मेरा अभियान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धरती पर आपको भी जीना है। मैं हमेशा कहता हूँ क्लाइमेट चेंज मेरे पिताजी की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है। तो मुझे अकेले शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं, अपने आप को भी शुभकामनाएं देना चाहिए, क्योंकि तुमको भी यही जीना और यही भुगतना है। और अपनी आने वाली जनरेशंस को आप क्या देके जा रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
सर ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसमें भागीदार हो सकते हैं, हाउ कैन ईच एंड इंडिविजुअल जो हमारे जो व्यूअर्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर? वेल सिंपल है, मतलब एक सबसे सरल काम तो ये कि अपनी ज़रूरतों को कम करें। जी। आपने ज़रूरत को कम किया मतलब आपने कार्बन एमिशन कम किया, मतलब पर्यावरण बचाया, आपने पैसे बचाए। दूसरा मैंने कहा नहीं, 8 बिलियन लोगों की समस्या है, तो आधे लोगों ने कम किया और आधे ने नहीं किया तो भी समस्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सीमा नहीं है। तो आप हमें फंड के रूप में हेल्प कर सकते हैं, छोटा सा 100 रुपये 200 रुपये महीना, हम हर महीने का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्योंकि एक बार भोजन करने से जीवन नहीं चलता। तो छोटा अमाउंट करें पर रेगुलर करें। तो आप हमारी वेबसाइट पे energyswaraj.org पर जाके कंट्रीब्यूट करके एक बटन होगा, वहाँ पर जाके जरूर इस मूवमेंट में जुड़ें, क्योंकि हमारा और फ्यूचर जनरेशन का भविष्य इसी से जुड़ा हुआ है। छोटा योगदान करें पर जरूर करें जी। थैंक यू सो मच। और हमारे एक प्लेज होती है, एक संकल्प होता है, वो भी जाके वहाँ पर ले, फेमस प्लेज है, तो संकल्प भी लें, उसमें सभी पॉइंट लिखे हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जरूर अपना जितना भी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कीजिए, और वो जो संकल्प है आप भी लीजिए, और अगर हो सकता है तो हम परिवार सहित उसको लें ताकि हमारे बच्चों तक भी वो चीज़ पहुंचे। और अगर आप बड़ी सभाएं करते हैं, अगर आपके सोशल कम्युनिटी में अगर आप रहते हैं, अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, तो ये जो संकल्प है उसको उसमें आप इंक्लूड कीजिए, ताकि वो ये जो संदेश है ये बाकी लोगों तक पहुंचे, जितने लोगों तक पहुंचे उतना हमारा पर्यावरण ठीक हो सकता है। तो चलिए मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ें और आने वाली जो जनरेशन है उसको हम कुछ वास्तव में कुछ हेल्दी और हैप्पी दे करके जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।